Assalamu alaikum, grade 9. Today we will be doing a poetry on the daffodils, सही है, और मैं आप लोग को explain करूँगी exactly word by word that daffodils जो है वो क्या है, what is it based on, किसने लिखी है, और इसके अंदर थोड़ा सा grammar का क्या context है, किस तरीके से use किया गया है, right? If you can see the picture right now, ठीक है, जिसके अंदर एक note on poet है. This poetry has specifically been written by William Wordsworth and he's been known as a nature lover. Okay, nature lover से क्या मकसद है मेरा बोलने का? It means that उनको nature, उनको natural चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी and he used to travel around the world. वो दुनिया में बहुत जगहों पे घूमते थे. वो specifically ऐसी ऐसी जगहों पे जाके बहुत महीनों तक रहते थे, जैसे कि माउंटेन्स में, हिल्स में, ताकि वो वहाँ की नेचर से इंस्पायर हो के वो पोइट्रीज लिख सकें, उसके बारे में लिख सकें. और उनकी बेतहाशा बहुत सारी पोइट्रीज हैं जो कि यूजुअली जो है वो नेचर के ऊपर ही होती हैं. ऑलराइट, सो लेट्स रीड नोट ऑन द पोएट एंड लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. Williams Wordsworth ka, okay? So the poem was written by the famous English poet Williams Wordsworth. He was born in the beautiful Lake District of England in the year 1770. From his early days, he was very fond of flowers, birds, lakes, river, rocks, and trees. He used to spend much time enjoying their beauty. He too take long tours on foot and visit the beautiful natural scenes which he loved so much. He started a new kind of poetry written in simple words about natural objects and simple country people. He passed away in 1850. ओके, सो मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इनके बारे में क्या कहा गया है. वो उनकी पैदाइश हुई थी एक बहुत खूबसूरत सी झील के करीब उनका घर था, इंग्लैंड के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वो 1770 में पैदा हुए थे. और उनके अर्ली डेज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे फ्लावर्स के, बर्ड्स के, लेक्स के, रिवर्स के, रॉक्स एंड ट्रीज़ के. वो बहुत अपना टाइम इन्जॉय करते थे ये सब चीज़ें देखने में. उनको खूबसूरती, नेचर बहुत ज़्यादा पसंद थी. ही टू टेक लॉन्ग टूर्स, और वो अक्सर ऐसे होता था कि वो चलते 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 जाते रहते थे और चीज़ें देखते थे और उनसे इंस्पायर होते थे, और उनसे इतना ज़्यादा इंस्पायर होते थे कि उसकी इंस्पिरेशन में वो बहुत आसान लफ्ज़ों के अंदर, सिंपल वर्ड्स के अंदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की और बहुत सिंपल सादा लोगों के बारे में पोइट्रीज लिखा करते थे. उनका इंतकाल जो है वो 1850 के अंदर हुआ. राइट, अच्छा जी, अब ये तो था नोट ऑन पोएट, राइट. अब मैं इससे पहले स्टैंजा 1 को एक्सप्लेन करने से पहले और पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ग्रामर का ओवरव्यू देना चाहती हूँ, क्योंकि एज यू आर इन ग्रेड 9 राइट नाउ, और जाहिर सी बात है आप लोग अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे, और जो आप एग्ज़ाम देंगे उसके अंदर आप लोग का थोड़ा सा ग्रामर जो है उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है. इस पोइट्री के अंदर जो है वो सर विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है 2 किस्म का ग्रामर का इस्तेमाल किया है, ठीक है. मैंने इसकी भी पिक्चर दोनों की डाली हुई यहाँ पे. सिमिली है एक तो, और दूसरा है पर्सोनिफिकेशन. आई एम गोइंग टू रिपीट द वर्ड, प्लीज मेरे साथ रिपीट करें. इट्स personification. All right, and the first word is simile, simile, simile. Okay, simile is a noun, a figure of speech that expresses a resemblance between things of different kind, usually formed with like or as. अच्छा जी, अब सिमिली होता क्या है? सिमिली एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रिजेंबल करे, जो कि कंपैरिजन करे दो चीज़ों का, ठीक है. A figure of speech that expresses a resemblance between things of different kind. अब दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर किया जाए आपस में और उनका एक कनेक्शन बनाया जाए आपस में, उस वर्ड को कहते हैं, उस फ्रेज को, उस लाइन को कहा जाता है सिमिली, ठीक है. जैसे कि मैंने यहाँ 4 एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं. एज क्वाइट एज अ चर्च माउस. अच्छा जी, अब ये बात है कि चर्च माउस, जो कि चर्च के अंदर छोटे छोटे चूहे होते हैं, जाहिर सी बात है चर्च जो है बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होती है, ठीक है, और वहाँ पे छोटे छोटे चूहे होते हैं जो कि कोनों कोनों में छुपे हुए होते हैं. वो इतने खामोश होते हैं ताकि कोई उनको पकड़ ना सके, ताकि कोई उनको मारे ही नहीं, तो वो बिल्कुल खामोश होते हैं. अब यहाँ पे कंपेरिजन ये दिया गया है कि कोई अगर खामोश हो तो ऐसा हो जैसे कि चर्च माउस होता है, एज क्वाइट एज अ चर्च माउस. अब ये क्या है, इसको कहा जाता है सिमिली, क्योंकि ये कंपेयर कर रहा है
क्वाइटनेस को और चर्च माउस को आपस में, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 2 पे एग्जाम्पल है एज वाइट एज स्नो। अब एक स्नो के जितना, एक बर्फ के जितना सफ़ेद कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें स्नो की जो कि आसमान से गिरती है, वो सफ़ेद रंग की होती है। प्लीज़ आप आइस क्यूब्स को और उस स्नो को मत समझिएगा, या वो ट्रांसपेरेंट होती है ज़्यादातर अक्सर, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है वाइट कलर का स्नो के साथ, ठीक है। नंबर 3 एग्जांपल है एज कूल एज अ क्यूकम्बर, मतलब कि इतना ठंडा जैसे कि एक क्यूकम्बर, एक खीरा होता है। खीरे को इस तरीके से ठंडा कर रहा है क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, उसको खाया जाता है ताकि वो जिस्म के अंदर ठंड पैदा कर सके। इसके लिए यहाँ पे इसको कंपेयर किया गया है, कूल वर्ड को कंपेयर किया गया है क्यूकम्बर के साथ, तो एज कूल एज अ क्यूकम्बर। एंड में आता है एज हैप्पी एज अ लार्क किंग। लार्क किंग कौन होता है? एक ऐसा बादशाह जो कि बहुत ज़्यादा खुश अखलाक हो, ठीक है। अब उस इतना इंसान वैसा खुश होना जैसे कि एक खुश अखलाक बादशाह होता है, एज हैप्पी एज अ लार्क किंग। अब यहाँ पे क्या कंपैरिजन किया गया है? यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है हैप्पी का और लार्क किंग का, मतलब कि बहुत खुश अखलाक बादशाह का, राइट। ये तो थे सिमिली। सिमिली क्या होते हैं? जब दो फिगर्स को आपस में कंपेयर किया जा रहा होता है, दिस इज व्हाट सिमिली इज। अब आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इनएनिमेटेड क्या चीज होती है? वो चीज जो कि कार्टूनिक तौर पे नहीं बनाई गई हो, ठीक है। मतलब कि कोई असली चीज उसके अंदर कोई, जैसे कि आप कार्टून्स देखते हैं, कार्टून्स क्या होते हैं? कार्टून्स जो है वो एनिमेशन होता है, एनिमेटेड चीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि कोई ऐसा फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ तक कोई ऐसा बोलने का तरीका जो कि बहुत सच्चाई से करीब हो, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट का मतलब कोई चीज या कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट जो कि बिल्कुल असल हो, उसको ऐसा रिप्रेजेंट किया जाए जैसे कि वो बिल्कुल जो है वो एक कार्टून की तरह नजर आए, ठीक है जी। अब कोई ऐसी चीज को जो कि रियल है उसको बिल्कुल एनिमेटेड करके बताना, मतलब एनिमेटेड का मतलब उसको बिल्कुल कार्टूनिक करके बताना, उसको इमेजिन करके बताने को कहते हैं, उस चीज को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जहाँ पे आप एक इन एनिमेटेड चीज को एनिमेट करके बता रहे होते हैं उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। और सिमिली क्या होता है? सिमिली वो होता है जहाँ पर हम दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं आपस में, ऑलराइट। तो ये तो था हमारा नोट ऑन पोएट। उसके अलावा मैंने आपको ग्रामर की दो चीजें एक्सप्लेन करी, जिसमें मैंने आपको सिमिली बताया कि सिमिली क्या होता है, और मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन बताया पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, राइट। अब आते हैं हम स्टैंजा 1 के ऊपर, जो कि पोएट ने लिखा है, डैफोडिल्स का स्टैंजा 1 है। आप इसको काइंडली मेरे साथ पढ़ें, और इसकी मैंने नीचे मीनिंग लिखी हुई है, ब्लैक से स्टैंजा लिखा हुआ है पूरा, ठीक है जी, और नीचे जो ब्लू है उससे उसका मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। अब लेट्स डू इट टुगेदर। I wandered lonely as a cloud। अब इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ अकेला घूम रहा था बेमकसद। मैं अकेला यहाँ घूम रहा था बेमकसद। That floats on high over vales and hill। जैसे कि वैली पे और माउंटेन्स के ऊपर अकेले बादल होते हैं, मैं यहाँ अकेला घूम रहा था एक ऐसे बादल की तरह, जैसे कि एक किसी वैली पे, मतलब किसी वादी के ऊपर या किसी माउंटेन पे या किसी पहाड़ के ऊपर बादल होते हैं, उस तरीके से मैं एक बादल की तरह अकेला घूम रहा था, बिल्कुल बेमकसद। मेरी ज़िंदगी का ऐसा कोई मकसद नहीं है, मैं ऐसे ही बस नेचर को देख रहा था और मैं अकेला घूम रहा था। When all at once I saw a crowd। एकदम से मैंने बट अचानक से मैंने एक क्राउड देखा। क्राउड क्या होता है? इकट्ठे होना, किसी चीज का इकट्ठे होना। क्राउड का मतलब है बंच के अंदर किसी चीज का इकट्ठे होना, ठीक है। तो मैं अकेला यहाँ घूम रहा था बेमकसद, जैसे कि एक बादल घूम रहा होता है पहाड़ों के ऊपर या वादियों के ऊपर, और फिर एकदम से मैंने जो है एक क्राउड देखा, मतलब कि एक झुंड देखा किसी चीज का, ठीक है। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। अब यहाँ पे पोएट ये बता रहे हैं कि एक बंच था गोल्डन डैफोडिल्स का। डैफोडिल्स क्या होता है? डैफोडिल्स एक बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स होते हैं जो कि स्प्रिंग के मौसम में सीजन के अंदर आते हैं, ठीक है। वहां पे उन्होंने एक बंच देखा गोल्डन डैफोडिल्स का। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री।
वहाँ बिल्कुल एक लेक थी, वहाँ पर एक लेक थी मतलब कि एक दरिया टाइप सा था, ठीक है, रिवर था कि साइड के और उसकी बिल्कुल साइड के ऊपर ये डैफोडिल्स थे और एक दरख्त था, उस दरख्त के नीचे उसका पूरा झुंड था डैफोडिल्स का, ठीक है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग का मतलब क्या, यहाँ वहाँ झूल रहे थे जैसे कि हवा में डांस कर रहे हो। ऑलराइट, ये है हमारा स्टैंजा 1। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो सबसे पहली वाली लाइन मैंने हाईलाइट की है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अब ये है एक सिमिली। ऑलराइट, सिमिली का मैंने आपको मतलब बता दिया था, सिमिली वो होता है जहाँ पे दो चीजों को एक्सप्लेन किया जा रहा होता है, ठीक है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, यहाँ पे पोएट ने अपने आप को कंपेयर किया एक लोनली क्लाउड से, तो ये वर्ड जो है, ये लाइन जो है वो सिमिली कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड चीज हाईलाइट की है जो कि है व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, कि एकदम से मैंने एक झुंड देखा। यहाँ पे पोएट जो है पर्सोनिफिकेशन यूज कर रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या मैंने समझाया था, कोई इनएनिमेटेड चीज को एनिमेट करके बताना, कि एकदम से राइटर ने, एकदम से पोएट ने एक झुंड देखा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये झुंड नहीं था, ये बेसिकली एक फ्लावर्स के पूरे बंच सा था, अब उसको वो एक झुंड बता रहे हैं, क्राउड बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल इसको कार्टूनिक करके बता रहे हैं, इमेजिन करके बता रहे हैं, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने थर्ड चीज हाईलाइट की है जो कि है अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मैंने एक झुंड देखा, बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर की डेफोडिल्स थी। अब डेफोडिल्स जो फ्लावर है वो गोल्डन कलर का नहीं होता, वो बेसिकली वाइट कलर का होता है, लेकिन उसको उन्होंने कार्टून की तरह बताया कि वो गोल्डन कलर का था, इतना खूबसूरत था कि वो चमक रहा था पूरी जहान में। तो अगेन ये जो लाइन है वो पर्सोनिफिकेशन कहलाएगी। ऑलराइट, और लास्ट लाइन है जिसमें ये है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, मतलब कि अब जाहिर सी बात है रियलिटी के अंदर कोई फ्लावर डांस नहीं कर सकता या फ्लटर अराउंड नहीं कर सकता, तो अगेन उसको यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का नाम दिया गया है, दैट के फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, के फ्लावर्स जो है वो यहाँ वहाँ झूल रहे थे जैसे कि हवा के अंदर डांस कर रहे हों। राइट, सो द पोएट हैज़ यूज्ड two grammar tools in it, which is a simile and a personification. A simile is again a comparison of two things, two different things, and a personification is जहाँ पे inanimated चीज़ को animate करके बताया जाए, मतलब कि एक real चीज़ को imagination करके बताया जाए, उसको उसकी उस खूबसूरती से भी ज़्यादा हसीन बना के अपने ख्याल में बताया जाए और लिखा जाए। सही है, ये तो था हमारा स्टैंजा नंबर 1, जिसके अंदर मैंने आपको दोनों ग्रामर की टर्म्स समझाए और मैंने नोट ऑफ पोएट भी बताया आपको इसमें। काइंडली अपनी कॉपीज़ के अंदर आप लोग आज की डेट डालिएगा, विच इज़ 13th of August 2020 एंड द डे टुडे इज़ वेडनेसडे। आप लोगों ने इसके अंदर जो है कॉपीज़ में नोट ऑफ पोएट जो है वो आप लोगों ने पूरा कॉपी करना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। काइंडली आप लोग पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी करें एग्जैक्टली सेम टू सेम एज इट इज़। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आप हेडिंग डालेंगे ग्रामर की और आप वहाँ पे लिखेंगे सिमिली और पर्सोनिफिकेशन, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स के साथ, डेफिनेशन के साथ, आपने बिल्कुल वैसे ही उसको पूरा कॉपी करना है, ठीक है। थर्ड पेज के ऊपर आप स्टैंजा 1 को पूरा नोट डाउन करेंगे एग्जैक्टली वैसे ही जिस तरीके से मैंने वीडियो के अंदर आपको पिक्चर आपके साथ शेयर करी हुई है। आपने हाईलाइट करना है जहां सिमिली यूज हुआ है, जहां पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप लोग को नहीं समझ में आई हो इस पोइट्री के बारे में, या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप लोग के दिमाग में हो और आप लोग क्लियर नहीं कर सकते हो, तो काइंडली प्लीज़ आप लोग मुझे आके विजिट करें। मैं स्कूल के अंदर अवेलेबल होती हूँ 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। मैं आप लोग को पर्सनली एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। ऑलराइट, इंशाल्लाह ताला अब आप वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हम करेंगे स्टैंजा 2 के ऊपर। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।